जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी कहीं न कहीं पीठ थपथपाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ लोग उस कथित आरोपी को अपराधी समझने लगते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय से उस आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताती कि जिसे उसने गिरफ्तार किया था दरअसल वो आरोपी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। इन 24 न्यूज की इस खास पेशकश बेगुनाह कैदी में आपका स्वागत है। जी हां, ये शीर्षक हमारा नहीं है, ये शीर्षक है उस 41 साल के उस नौजवान की जिसने 11 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए, वो भी बाकायदा निर्दोष रहते हुए। गिरफ्तारी हुई, कई साल मामला कोर्ट में चला, अंततः गत्वा कोर्ट ने इन्हें आरोप मुक्त कर दिया। हम बात कर रहे हैं वाहिद अब्दुल शेख की। क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का वो मंजर याद करते ही लोगों के रोंगटे हो जाते हैं जो साल 2006 में मुंबई में हुए थे। दिन तारीख आज भी लोगों को याद है। 7-11 के नाम से जानी जाती है और वो मुंबई का काला दिन था। सिलसिलेवार तरीके से मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों में लगातार ब्लास्ट किए गए और ये ब्लास्ट प्रेशर कुकर बम, एक नायाब बम जो लोगों को सुनने में आया, इस प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया और इसमें तकरीबन 209 लोग काल की गाल में समा गए, जबकि 714 लोग घायल हुए। इस मामले में कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया और तब से लेकर अब यह मामला चला। लेकिन सवाल वही कि यदि किसी को आरोपी बना के गिरफ्तार किया जाता है और वो कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार देता है और उसके बाद जब कोर्ट उसे निर्दोष बरी कर देती है तो उसके दिल, उसके दिमाग, उसके परिवार और तमाम चीजों पर क्या गुजरती है ये तो उसका दिल ही जानता है। हमारे साथ खुद वाहिद अब्दुल शेख है हमारे स्टूडियो में, हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार 6 धमाके, जिसमें 188 लोगों की हुई दर्दनाक मौत और तकरीबन 829 लोग हुए थे घायल। करीब 11 साल पहले हुए बम धमाकों की याद आज भी मुंबई वासियों के लिए ताजा है, जिसे याद करते ही मुंबईकरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहला देने वाले इस आतंकी हमले की वारदात में मुंबई एटीएस ने कुल 13 आरोपियों को लगभग 2 महीने की गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में स्पेशल मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। लोकल ट्रेन में हुए ये धमाके प्रेशर कुकर बम से कराए गए थे। पुलिस के मुताबिक मार्च 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के आजम चीमा ने अपने बहावलपुर स्थित घर में सिमी और लश्कर के 2 गुटों के मुखियाओं के साथ इन धमाकों की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक मई 2006 में बहावलपुर के ट्रेनिंग कैंप में 50 युवकों को भेजा गया। उन्हें बम बनाने और बंदूकें चलाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही कड़ी पूछताछ के दौरान अपनाए जाने वाले हथकंडों से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया गया। कुल मिलाकर इस आतंकी हमले में गिरफ्तार 13 आरोपियों में से 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, 7 लोगों को अलग अलग सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को माननीय न्यायपालिका ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने किस तरीके से मुंबई में 7-11 की वारदात को अंजाम दिया गया। आतंकी
हमले से मुंबई कांप गई। वो मुंबई जिसे फास्ट मुंबई कहा जाता है, देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। 209 लोगों की जो मौतें हुई हैं, उनके परिवार पर आज भी वो दिन याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वाहिद अब्दुल शेख, जिनका एक ही सवाल है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, और जेल की सलाखों के पीछे जो एक एक दिन, एक एक लम्हा वाहिद अब्दुल शेख ने गुजारे हैं, अब उसकी भरपाई कौन करेगा। वाहिद अब्दुल शेख साहब, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वाकया हुआ, कुल जितने 13 लोगों को, जैसे कि हमारे पास जानकारी है, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस 13 लोगों में एक आप भी थे। कुल कितना वक्त गुजारा अपने जेल के पीछे? देखिए, 11 जुलाई को जो ब्लास्ट हुआ है मुंबई के अंदर, उसमें मुंबई की एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें मैं भी शामिल था जी। और ये पूरे मुल्क से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। और हैरत की बात यह है कि ये 13 के 13 लोग बेगुनाह हैं, इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बावजूद कोर्ट ने इन 12 लोगों को सजा दी। ये जो है बहुत ही दुख वाली बात है। सजा इसलिए मिली है क्योंकि एटीएस ने, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो मुंबई का एटीएस पुलिस है, उसने झूठे गवाहों को खड़ा किया जी। और टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया, और इस के आधार पर कोर्ट ने जो है उनको सजा दी। मेरे खिलाफ कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं लिया था एटीएस ने, जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि जिसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया खुशी से हमने ले लिया, जिसने नहीं दिया हमने नहीं लिया। तो इस तरह से मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड पर नहीं आया। और दूसरा, मेरे खिलाफ जो मेरे रिश्तेदार को जो गवाह बन के खड़ा किया था, उसने कोर्ट में आकर सच बात कह दी, इसलिए कोर्ट ने मुझे निर्दोष छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को फांसी लगी है 5 इस केस में, या 7 लोगों को लाइफ लगी है, वो दोषी है और 7/11 ब्लास्ट उन्होंने किया। बल्कि मैं दिल से ये कहता हूँ कि वो भी बेगुनाह है और उनको जो है फंसाया गया। वाहिद अब्दुल शेख साहब, आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा शीर्षक है वो है बेगुनाह कैदी, और ये शीर्षक हमने आपसे लिया क्योंकि आपके हाथ में एक किताब है। 11 साल आपने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और उसके बाद आपने ये किताब लिखी है। इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद इस बात की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 2 महीना 3 महीना पुलिस कस्टडी में हमको रखा गया। हमको ये भी नहीं बताया एटीएस बॉम्बे ने कि किस केस में हमको अरेस्ट किया गया। अथर रोड जेल जाने के बाद जब हम लोग एक दूसरे से मिले और वहाँ के कैदियों ने हमको बताया कि आपको जो है 7 बम ब्लास्ट केस में डाला गया है, तब हमको बहुत शौक हुआ कि इतने बड़े केस में हम लोग को इन्वॉल्व किया गया, हमारा कुछ ना होते हुए भी। फिर मैंने उसी दिन से ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि इस पूरे केस को, इस पूरे इश्यू को दुनिया के सामने, जनता के सामने रखना है। और मैंने सोचा था कि इसके बारे में मुझे किताब लिखनी है। मैंने 2006 में, 2007 में किताब लिखने का शुरू किया, लेकिन अथर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे उसको लेके फाड़ देती थी या जला देती थी, तो मुझे लिखने का मौका नहीं मिला। फिर बाद में हमको बहुत जेल में भी टॉर्चर किया गया, जेल से हमको दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई। फिर हमारे वकील शाहिद आज़मी का मर्डर किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब हमारे केस पे स्टे आया, फिर हमारे घर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इस तरह से मेंटल जो ट्रॉमा मुझ पर गुजरता गया, तो मैं किताब नहीं लिख पाया। 2014 में ट्रायल ख़त्म हुआ, उसके बाद 2014 से लेके 15 तक जजमेंट रिजर्व हुआ, और इस 1 साल में मुझे टाइम मिल गया किताब लिखने का। तो मैंने पूरी केस स्टडी करके, पूरे डॉक्यूमेंट देख करके, सारे डिपोजिशन देख करके और तमाम भाइयों से मिल करके, बात करके मैंने ये किताब उर्दू में लिखी। और जेल में लिखने के बाद मैंने ये किताब जमीयत उलमा को भेज दी बाहर, जो एक हमारी एनजीओ है जो हमारे लिए लीगल फाइट करती है कि इस किताब को छापा जाए। यानी जजमेंट आने से पहले ही मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत का फैसला क्या होने वाला है। मैंने ये लिख करके बाहर जनता के अंदर भेज दी थी। फिर खुद खुशकिस्मती से मुझे छोड़ दिया गया, और बाद में जो है आज ये किताब छप के जो है आपके सामने आई। वाहिद साहब, आपके बारे में बताया जाता है कि आप टीचर थे, और आपके साथ में भी जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पेशे से जुड़े थे। थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, ये बात सही है। मैं 99 से जो है बम्बई का एक बहुत बड़ा स्कूल है अंजुमन इस्लाम, उसमें मैं पढ़ाता हूँ,
और जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है वहाँ उस वक्त भी मैं उस स्कूल में पढ़ा रहा था, और छूटने के बाद फिर से मुझे उसी स्कूल में जो है ले लिया गया है और मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो 12 एक्यूज है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और किसी न किसी जगह पे वो काम करते हैं। जब डॉक्टर तनवीर जो है इस केस में है, वो मुंबई के एक बहुत बड़े साबरमती हॉस्पिटल में जो है बड़े आईसीयू के सेक्शन को संभाल रहे थे। मेरा एक सगा रिश्तेदार है, साला है मेरा इस केस में जिसको लाइफ मिली है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक और एक्यूज है जलगांव का इस केस में आसिफ खान, वो सिविल इंजीनियर है। एक और एक्यूज है वो जो मैनेजर है। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को इस केस में डाला गया है और जो आज जेल के अंदर फांसी की सजा लेकर के बेचारे परेशान हैं। भाई साहब ये भी बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तमाम लोगों के बारे में बताया कि वो कहीं ना कहीं और वेल एजुकेटेड है, बुद्धिजीवी, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो बाइज्जत बरी हो गए हो और अब आपके अलावा 12 लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां जिनमें से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जब आप इतने सालों से अंदर थे और जिस समय आपको गिरफ्तार किया गया, एकाएक आपको गिरफ्तार किया गया या फिर उस दौरान का थोड़ा सा घटनाक्रम बताएं। देखिए, हम पर जो है 2001 में मुझ पर सिमी का एक झूठा केस डाला गया था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। जी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। जब 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड हुई तो पुलिस ने, लोकल पुलिस ने हमको, मुझे मस्जिद के बाहर से उठा कर ले गए और कहा कि बस ऐसे ही तुमको ले जा रहे हैं, और मुझे जेल में 2 महीने रखा। वो 2 महीने के पीरियड में भी उनको पता नहीं चला कि क्यों उठाया है, किस केस में डाला है। फिलहाल हमको बेल हो गई, बाहर आ गए, और 6 महीने बाद जब चार्जशीट हमारे वकील ने हमारे हाथ में दी तो हमको पता चला कि सिमी के मेंबरशिप होने का हम पर आरोप है और इस इल्जाम के तहत हमको जेल में रखा गया था। तो ये जब रिकॉर्ड पे आ गया सिमी का केस, तो इंडिया में, बम्बई में कहीं भी कोई घटना होती थी, बम ब्लास्ट होता था या कोई वारदात होती थी, तो हमको पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाती थी। उसी आधार पर 2006 में जब ब्लास्ट हुआ तो हमको उस आधार पर इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और छोड़ दिया गया, बुलाया गया और छोड़ दिया गया। लोकल पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, एटीएस, कमिश्नर ऑफिस, सारी जगह हमको बुला करके इंक्वायरी की गई, छोड़ दिया गया कि आपका इस केस में कोई रोल नहीं। गिरफ्तारी से पहले? ये गिरफ्तारी से पहले। और एटीएस के काला चौकी ऑफिस में मुझे 2 महीने तक जो है बिठा के रखा गया, इनलीगल डिटेन जिसे कहते हैं, वहाँ टॉर्चर किया गया, मारा गया। केपी रघुवंशी जो उस वक्त एटीएस का चीफ था, उसने पर्सनली मुझे इलीगल डिटेन किया, उसने पर्सनली मुझे टॉर्चर किया, उसने पर्सनली मुझे धमकी दी कि आपको इस केस के अंदर या तो गवाही देनी पड़ेगी झूठी या अप्रूवर बनना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको इस केस में अरेस्ट कर देंगे। ये सारा मामला होने के बावजूद मैं यही कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया कुछ दिनों के लिए। फिर अचानक एक दिन फोन किया एक ऑफिसर ने कि रघुवंशी साहब ने आपको बुलाया है और आप जरा आ जाइए 2 मिनट के लिए। मैं एक अच्छा नागरिक होने की हैसियत से, पुलिस की सहायता या कोऑपरेट करने की हैसियत से मैं जब काला चौकी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ मुझे हथकड़ी लगाकर और बुर्का डाल के मुझे जो अरेस्ट कर लिया गया, और मुझे बताया भी नहीं गया कि किस केस में अरेस्ट किया गया। आपने केपी रघुवंशी साहब की बात की, यानी गिरफ्तारी से पहले कई बार आपको बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई, और उसमें आपको यह भी कहा गया कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष इसमें नहीं है और आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये आपका कहना है जी। और इसके बावजूद आपकी गिरफ्तारी हो गई। यही हुआ है। भाई साहब ये बताइए, जेल में रहते हुए जब आपकी तारीखें बढ़ती थी न्यायालय में, तो आपके घर परिवार के लोग आपसे मिलने आया करते होंगे? हाँ, मेरे घर के लोग, मेरी शादी हुई थी, बहुत कम पीरियड हुआ था, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 6 महीने की एक बेटी थी और 1.5 साल का एक लड़का था। तो मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरे पिताजी जेल में आते थे, कोर्ट में आते थे मिलने के लिए, लेकिन पुलिस वाले मिलने नहीं देते थे। उस वक्त इतना मतलब हमको टेंस में रखा जाता था, इतना परेशान रखा जाता था कि खाना खाने नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे। तो फिर हम लोग कोर्ट में वकील को कह के रिक्वेस्ट करते थे, एप्लीकेशन देते थे कि हमको मुलाकात दी जाए, और फिर कभी कभी जो है कोर्ट हमको 10 से 15 मिनट मुलाकात का इजाज़त देता था। पुलिस ने जो आपको गिरफ्तार किया, ये कैसे मान लिया जाए? आप पुलिस के हाथ आप तक कैसे पहुंचे और आप सस्पेक्ट में कैसे आए? आपके ऊपर कैसे ये शक की सुई आप तक घूमी? ये तमाम चीजें कैसे कुछ हुआ, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, 2006 में जब ब्लास्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया कि पुलिस के रिकॉर्ड पे जो लोग थे, सिमी एक्टिविस्ट के नाम पर
या कोई गैंगस्टर के नाम पर या क्रिमिनल एक्टिविटी के नाम पर पुलिस ने उनकी स्क्रूटिनी की और उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया। जैसा कि मैंने बताया कि 2001 में मुझ पर सिमी का केस था, तो उस आधार पर पुलिस मुझे बुलाती थी पूछताछ के लिए और छोड़ती थी। यहाँ तक एटीएस चीफ ने भी बुलाया और छोड़ दिया कि तुम्हारा इस केस में कोई रोल नहीं, लेकिन ओरिजिनल लोग इस ब्लास्ट के मिल नहीं रहे हैं, इसलिए तुमको इस ब्लास्ट के अंदर हम डाल देंगे, और ये 13 लोगों को उसने केस में डाल दिया। तो चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। वाहिद अब्दुल शेख, उम्र 41 साल, और जेल में इन्होंने 11 साल गुजार दिए, लेकिन 11 साल के बाद आखिरकार सच्चाई जीत गई और उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। हमारे इस खास पेशकश बेगुनाह कैदी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार जाएंगे तो कुछ और सनसनीखेज मुद्दों पर चर्चा करेंगे वाहिद अब्दुल शेख के साथ। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बेगुनाह कैदी में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 41 वर्षीय वाहिद अब्दुल शेख साहब से आपको मिलाया और उनकी बातों को आपके सामने रखा कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, कितना अरसा इन्होंने गुजार दिया जेल में, और आखिरकार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद वो बाइज्जत बरी हुए हैं। लेकिन वो टीस आज भी उनके मन के भीतर है, जो वेदना उनके मन के अंदर है, उस अंतरात्मा की आवाज इनकी बाहर निकल रही है। और हम इन 24 न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को एक एक सच्चाई परत दर परत दिखा रहे हैं। चूंकि ना ये आरोप हमारे हैं और ना ही ये वक्तव्य हमारे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो खुद वाहिद अब्दुल शेख की है, जिनका ये कहना है कि उन्हें अनायास परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और जेल के अंडा सेल में किस तरीके से इन्होंने दिन गुजारे हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, उन दिनों की हम बात करेंगे जिन दिनों आप जेल में थे, अंडा सेल की आप बात कर रहे थे कुछ समय पहले, ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया मुझे कि अंडा सेल में आप थे। उस समय को थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करें कि कैसे दिन गुजरे आपके। देखिए, जेल के अंदर जो अंडा सेल होता है वो बहुत ही खतरनाक सेल माना जाता है, और उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी होते हैं। क्योंकि हमको बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया था, इसलिए जेल वालों ने हमको उस सेल में रखा। वो सेल इतना छोटा होता है कि ना वहाँ धूप आती है, ना रोशनी आती है, ना हवा आती है, और 24 घंटे जो है बस एक छोटे से कमरे में बंद रहना पड़ता है। वहीं आपको जो है खाना पानी और वहीं आपको दवाई और जो कुछ आपको वहीं मिलेगा। आप जो है सूरज की शक्ल आप देख नहीं सकते। जब हम कोर्ट की तारीख पे हम जाते थे तो बस उसी वक्त हमको निकाला जाता था, और एक दिन दो दिन नहीं बल्कि सालों साल जो है हमको उस अंडा बैरक के अंदर हमको रखा गया। तो हमारी जो मानसिक जो हालत है वो पूरी तरह से जो है संतुलन जो है बिगड़ जाता है, आदमी को बहुत परेशान हो जाता है। और फिर सबसे अगर दुखदायक वाली बात अगर आप जानना चाहेंगे तो वो ये है कि जब पहली बार जेल पहुंचने के बाद हम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, तो हम सब आरोपी ने 13 आरोपी ने जब ये महसूस किया कि हमको इस केस में एटीएस ने फंसाया है और हमको सच्चाई कोर्ट के सामने बयान करनी है, तो मौका कोर्ट की जस्टिस एम.आर. भाटकर के सामने तमाम आरोपियों ने जो है रो रो कर अपनी दास्तान बयान की कि किस तरह उनको फंसाया गया, किस तरह उनको टॉर्चर किया गया, किस तरह उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर साइन ली गई, किस तरह उनके घर वालों को जो है मारा तोड़ा गया, नंगा किया गया। तो वो जो सीन था वो इतना दर्दनाक था कि हम कोई भी जो है मतलब बिना रोए नहीं रह पाए। सब लोग रो रहे थे और सब लोगों को ये आशा, ये उम्मीद थी कि जज जो है कुछ हमारे हक में कोई फैसला करेगी। लेकिन अफसोस ये था कि हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ और हमें फिर से जो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आज न्यायपालिका का जो फैसला आया है, कितना संतुष्ट है आप उससे?
देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि मैं इस फैसले से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए कि 13 बेगुनाह गए हैं, उसमें से सिर्फ एक बेगुनाह कैदी बाहर आया है। आज भी 12 बेगुनाह कैदी जेल में है और सजा लिए हुए। एक चीज। दूसरी चीज, किसी बेगुनाह को आप 10 साल 11 साल बाद अगर छोड़ते हैं तो ये कौन सा और कहाँ का न्याय है। और तीसरी चीज, जब आपने ये महसूस करते हैं कि ये बेगुनाह है और इसके 10-12 साल जेल में सड़ गए हैं, खत्म हो गए, तो आपने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्यों जो है एक्शन नहीं लिया। आज भी वो सारे पुलिस अधिकारी एटीएस के बड़ी बड़ी पोस्टों पर ना सिर्फ फायज है बल्कि उनका प्रमोशन भी हो रहा है। तो जब तक केपी रघुवंशी और उसका पूरा स्टाफ जिसने मुझे फंसाया है वो जेल के अंदर नहीं पहुंचेंगे, उसी अत्थर रोड जेल में, उसी अंडा सेल जेल में, जब तक कि मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं और मैं ये कैंपेन बंद करने वाला नहीं हूं। वाहिद साहब, चूंकि आप कोर्ट से बाइज्जत बरी किए गए हैं, इसके लिए आपके बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि आपके तमाम वो 12 जो सहयोगी थे जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनमें से आप बता रहे हैं 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन पर कुछ भी बोलना प्री मैच्योर होगा, चूंकि मामला न्यायालय प्रलंबित है। कैसे कह सकते हैं आप? आपकी बातों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं आप तो बेगुनाह साबित हो गए हैं, लेकिन वो लोग जो है उनके ऊपर अभी भी आरोप है और वो सजायाफ्ता है। कैसे आप कह सकते हैं कि वो निर्दोष है? देखिए, एटीएस की जो स्टोरी है उसी आधार पे मैं बात ये कहता हूँ। एटीएस की स्टोरी ये है कि ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद जी, ये आरोपी मेरे घर पर आए पाकिस्तानी बंदों को लेकर और मेरे घर पे जो है शेल्टर लिया, खाना पीना खाए और मेरे घर से जो वापस बांग्लादेश भाग गए। तो जब मैं जानता हूं कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, मेरे घर पे कोई ब्लास्ट से पहले आए नहीं और कोई गए नहीं है, तो ये जो उन पर जो आरोप लगाया गया ये भी झूठा है, इस तरह मुझ पे झूठा है। एक चीज। दूसरी चीज, मैं इस आधार पे कहता हूं कि पुलिस कस्टडी के अंदर मैंने जब उनको टॉर्चर होते हुए देखा है और इनको टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि वो एटीएस की रेडीमेड स्टोरी पर कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन लेना चाह रहे थे। एक्यूज मना कर रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि साइन तो करना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से करो चाहे मार से करो। ये दूसरा आधार। तीसरा आधार, पूरी चार्जशीट, पूरा डिपोजिशन जो है मैंने देखा, मैंने पढ़ा, और जब मुझे पता चला कि ये जो खबरी पुलिस के हैं उन्होंने कोर्ट में आके गवाही दी और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, उनको पुलिस ने, एटीएस ने धमका कर, डरा करके हमारे खिलाफ गवाही के लिए खड़ा किया और उनको ये धमकी दी कि अगर तुमने इनके खिलाफ ऐसी ऐसी गवाही नहीं दी तो तुमको भी इस ब्लास्ट केस में हम डाल देंगे। उसकी मिसाल ये कि मेरे खिलाफ मेरे साड़ू को खड़ा किया गया था, लेकिन उसने पुलिस की धमकी में ना आते हुए कोर्ट में सच बात बोल दी और मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया। लेकिन जो मेरे को एक्यूज है उनके रिश्तेदारों ने धमकी में आकर के झूठी गवाही दी थी, इसलिए उनको सजा मिली। आप ये कहना चाह रहे हो कि एटीएस द्वारा दबाव में आकर ये स्टेटमेंट दिया गया है आप लोगों के खिलाफ में, ऐसा आपका कहना है? जी, सारे विटनेस ने, सारे गवाहों ने एटीएस के दबाव में आकर गवाही दी। जबकि ये विटनेस कोई बाहर के नहीं है, ये आरोपियों के ही भाई रिश्तेदार हैं। जी, मैक्सिमम उसमें रिश्तेदार है, मैक्सिमम इसमें दोस्त अहबाब है। आपके हाथ में जो किताब है बेगुनाह कैदी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे वाहिद साहब। देखिए, ये किताब जो है मैंने 2014 में अत्थर रोड जेल के अंदर लिखी थी और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट को निकालने के बाद मैंने और सारे एक्यूज से इंटरेक्शन करने के बाद मैंने ये किताब लिखी। ये किताब कोई जज्बात में आकर और किसी बहकावे में आकर नहीं लिखी गई। इसमें सारी सारी तफसीलात, सारी सारी डिटेल मिलेगी। कौन से ऑफिसर ने कौन सी तारीख को कितने बजे किस एक्यूज को कहां पर कैसे टॉर्चर किया, क्यों टॉर्चर किया, कौन इसका विटनेस है, ये सारी डिटेल आपको नाम के साथ मिलेगी। और हैरत की बात यह है कि इस किताब को छूटने के बाद या जजमेंट आने के बाद नहीं लिखा गया है, बल्कि इस किताब के अंदर जजमेंट से पहले लिखा गया और इस किताब के अंदर जितने पुलिस ऑफिसर्स के हमने नाम लिखे हैं जिन्होंने हमको फंसाया है, जिन्होंने हमको टॉर्चर किया है, केपी रघुवंशी, नवल बजाज, जयजीत सिंह, अरुण खानविलकर, बसंत ताज ने, ये सारे एटीएस के ऑफिसरों के नाम न सिर्फ इस किताब में मौजूद है बल्कि कोर्ट के रिकॉर्ड में 2006 से मौजूद है। ये कितने पृष्ठ की किताब है? ये 450 पेज की। 450 पन्ना आपने अपने दर्द को बयां किया है। जी। इन 450 अगर पृष्ठों की हम बात करें वाहिद साहब, तो सबसे ज्यादा दर्दनाक वो कौन सा पन्ना है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे दर्दनाक अगर आप कोई पन्ना मुझे, कोई चैप्टर मुझे कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि एटीएस का एक ऑफिसर था विनोद भट्ट, एसीपी।
तो उसको जो है केपी रघुवंशी ये कह रहा था कि तुमको इस एक्यूज को इस केस में डालना है और इसके खिलाफ मजबूत चार्जशीट जो है बनानी है। एटीएस का वो जो विनोद भट्ट है उसके बारे में मशहूर बात यह है कि वो उसने जिस किसी भी केस में चार्जशीट बनाई है उस केस में जो है कन्विक्शन मिलता ही है, सजा मिलती है। जी। विनोद भट्ट को ये पता था कि ये पूरा केस बोगस है और ये 13 आरोपी निर्दोष है, इनको फंसाया जा रहा है, इसलिए वो हमारे खिलाफ चार्जशीट बनाने के लिए तैयार नहीं थे। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उस ऑफिसर ने अपनी जान जो है रेल की पटरी के नीचे आकर के खुदकुशी कर ली और अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारे खिलाफ उन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की। और किस अधिकारी के बारे में बात ये विनोद भट्ट एटीएस का एसीपी ऑफिसर है जो 2006 में एटीएस में था और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसको एटीएस के केपी रघुवंशी ने छोटी चार्जशीट बनाने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। और बाद में केपी रघुवंशी ने एसएल पाटिल नाम के एक दूसरे अधिकारी को लाया, उसने एक छोटी चार्जशीट फाइल की और हमको जो है उसने सजा दी। तो ये जो पेज है विनोद भट्ट का, ये सबसे दर्दनाक मैं समझता हूँ इस किताब में। जी। आखिरकार 2015 में एमसीओसी कोर्ट ने आपको बरी किया। जी। आपसे वाहिद साहब ये जानना चाहते हैं कि लगभग 2 महीने तक आपकी पूछताछ चली, आपने बताया। आपके साथ में जो 12 अन्य कैदी हैं उनकी भी इसी तरीके से पूछताछ चल रही थी। एटीएस का जो काला चौकी का जो ऑफिस है या चंदन चौकी का ऑफिस है या बाइकल्ला का जो ऑफिस है और विजय सालस्कर का जो बाइकल्ला का ऑफिस है, हर ऑफिस में टॉर्चर रूम रखे गए हैं और उस टॉर्चर रूम के अंदर जो है मुझे और मेरे सहयोगी को लेकर के जाते थे और एक एक करके जो है टॉर्चर करके लेकर आते थे और दिखाते थे कि देखो अभी इसको मारा है, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हारी बारी भी ऐसी ही होने वाली है, तुम्हारा हश्र भी यही होने वाला है। तो इस तरह से हमको सामने सामने नंगा करते थे, हमारे घर वालों को बुला करके उनको नंगा करते थे, औरतों को बेइज्जत करते थे। तो ये सामने सामने हमारे हो रहा था और उनका एक ही मकसद था कि हम किसी तरह से एटीएस की जो बनी बनाई जो कहानी है, कन्फेशन है, उस पर हम साइन कर दें। जिस दिन हमने साइन कर दी उन्होंने मारना बंद कर दिया। ये आपने कोर्ट के समक्ष ये बातें बताई थी? सारी बातें हमने बताई है। पहले ही दिन हम लोगों को 2006 में ये रिकॉर्ड पर आया है। ना सिर्फ हमने ओरली बताया है बल्कि हमारे वकीलों के जरिए बताया, हमारे वकीलों ने लिख कर दिया है और वो सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। भाई साहब, जेल में आप कितने साल थे? मैं टोटल जेल में 9 साल था। 9 साल। 9 साल जो जेल में आपने गुजारा, ये 9 साल कोई कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1 घंटा कोई यदि जेल में रह जाए तो उसके दिल पर, उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसका अंदाजा कई कहानियों से हमने लगाया है। लेकिन 9 साल आपने जो गुजारे हैं, कैसे वहां का दिन गुजरता था? कैसे किस चीज की सबसे ज्यादा आपको आस और उम्मीद थी? आपको लगता था कि आप छूट जाएंगे? देखिए, हमको पहले दिन से ये लगता था कि ये केस छूटा है और हम सब जो है छूट जाएंगे। और कैदी जो होता है जब वो सुबह उठता है तो उसको शाम तक के ये फिक्र रहती है कि बस कहीं से उसका जो है बेल का ऑर्डर आ जाएगा, कहीं से उसका डिस्चार्ज का ऑर्डर आ जाएगा, कहीं से कोई पुकारने वाला पुकारेगा कि भाई आपको छोड़ दिया गया, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी कि हम छूट जाए। तो दिन भर हम इस उम्मीद पे रहते थे, सालों साल इस उम्मीद पे रहते थे कि कहीं ना कहीं से हमको जो है न्याय मिलेगा और हम छूट जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ह्यूमन राइट कमीशन, सारे डिग्निटरीज को हमने जो है एप्लीकेशन लिख कर ही बताया कि हम बेगुनाह हैं और हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, हमको छोड़ दिया जाए। लेकिन अफसोस कहीं से भी कोई जवाब हमको नहीं मिला। अभी इस केस की क्या पोजीशन है? अभी इस केस की पोजीशन ये है कि 12 लोगों को जो कन्विक्शन मिला है उनकी अपील जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में मामला आएगा, हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जो है ये जो भी फैसला होगा और उसके बाद जो है फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन 12 में से क्या किसी से आपकी मुलाकात हुई थी जब आप रिहा हुए उस दौरान? जी, रिहाई के बाद कोर्ट के अंदर मैं जाया करता था कि जब कन्विक्शन के बाद जो पनिशमेंट का रेशियो तय करते हैं, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो तय होता है, उसमें पूरा 1 महीने का पीरियड लग गया था। तो मैं रोजाना कोर्ट में जाके बैठता था और उनसे बातचीत करता था और आज भी मैं उनके जेलों में जाता हूँ। महाराष्ट्र की अलग अलग जेल में, नागपुर में, कोल्हापुर में, अमरावती जेल में मैं जाता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ। लीगल जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनसे बातचीत होती है, उनके खत आते हैं, मेरे खत जाते हैं, मेरी किताब मैंने सारे जेल में सारे कैदियों को भेजी, तो आज भी मेरे वो संपर्क में है। काफी समय आपने निकाला जेल के भीतर। 9 साल बहुत ज्यादा होता है वाहिद साहब, लेकिन 9 साल गुजारने के बाद जब आपको पता चला कि आपको
बरी कर दिया गया है और जब आपका नाम पुकारा गया तो उस समय क्या महसूस किया? उस समय कोर्ट में सबसे ज्यादा मैं रो रहा था। इसलिए नहीं कि वो खुशी के आंसू थे कि आदमी छूट गया, बल्कि इसलिए कि मुझे दुख हो रहा था कि 12-13 बेगुनाह कैदी में से एक कैदी को छोड़ दिया गया और 12 लोगों को जो है दोषी करार दिया गया है, बेगुनाह होते हुए भी। और जिस दिन फांसी का डिक्लेरेशन हुआ है उस दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी था कि बेगुनाह लोगों को फांसी दी जा रही है। हमें अफसोस मुझे ये होता है कि इस केस के अंदर जो है बेगुनाह लोग बम ब्लास्ट में मरे हैं और बेगुनाहों को ही अरेस्ट किया गया और बेगुनाहों को सजा दी गई है। ये हिंदुस्तान में जो है बहुत दुख की बात है और बहुत गलत हो रहा है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, 7/11 ऐसा वाकया जिसे याद करते ही मुंबईकरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार बम ब्लास्ट किए गए, प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक 7 धमाके हुए और उन 7 धमाकों में 209 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि 714 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में अस्पतालों में ले जाया गया और किसी तरह उनका इलाज किया गया। लेकिन वो दिन, वो लम्हा और आज का दिन ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। और इस मामले में अब वाहिद अब्दुल शेख की जो गिरफ्तारी हुई थी उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन वाहिद अब्दुल शेख का यह भी कहना है कि उनके अलावा जो बाकी के आरोपी है वो भी बेगुनाह है। फिलहाल मामला न्यायालय प्रलंबित है और इसमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि इसमें क्या कुछ होना है। लेकिन सवाल वही कि जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इस मामले में इस को क्लियर किया है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब वही आरोपी कोर्ट द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती, क्यों नहीं बताती कि जिसे उसने शक की बिना पर गिरफ्तार किया था दरअसल वो आरोपी भर था, अपराधी नहीं। और अब जिस तरीके से हमने उसके ऊपर एक दाग लगाया है कैदी का, उसे कहीं ना कहीं से धोने में कहीं न आसानी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश बेगुनाह कैदी में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।